नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आर्यन राज की। अगर बड़ी खबरों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 देशों की यात्रा के तहत पहले पड़ाव में इस वक्त पोलैंड पहुंच चुके हैं और जबकि उसके बाद उनका यूक्रेन जाने का भी कार्यक्रम है। लेकिन पहले पड़ाव के तहत अगर आज बात की जाए तो पोलैंड में प्रधानमंत्री आज 3 मेमोरियल पे जाएंगे जहां पे वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो उसके अलावा आज वो देर रात भारतीय समय अनुसार करीब 11:30 बजे के आसपास भारतीय समुदाय को वहां पर संबोधित करेंगे। तो निश्चित तौर से कल भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। तो प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे में क्या है तमाम महत्वपूर्ण पड़ाव, इसके अलावा बात करेंगे कि ट्रेनी महिला डॉक्टर की कोलकाता में रेप और हत्या के मामले को लेकर क्या रही आज दिन भर गहमा गहमी। इसके अलावा भी होंगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के पहले पड़ाव में पहुंचे पोलैंड। वॉर्सा में हुआ भव्य स्वागत। भारतीय समुदाय के लोगों में जबरदस्त उत्साह। 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा। पीएम मोदी ने कहा, पोलैंड यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगा नया आयाम। 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पीएम मोदी के कई कार्यक्रम। शीर्ष नेताओं से करेंगे मुलाकात। देर रात भारतीय समुदाय के लोगों को करेंगे संबोधित। कोलकाता के डॉक्टर रेप मर्डर मामले में इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीज बेहाल। ओपीडी सेवाएं प्रभावित, नियमित सर्जरी भी बाधित। सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के आग्रह के बाद आईएमए की बैठक। हड़ताल पर लिया जाएगा फैसला। एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की घटना के बाद भाजपा ममता सरकार पर हमलावर। कहा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खो चुकी हैं अपनी विश्वसनीयता। न्याय नहीं दे सकती तो दे दें इस्तीफा। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के मुद्दे पर भारत बंद का नहीं दिखा कोई खास असर। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से किया स्पष्ट, आरक्षण के लाभ की व्यवस्था में नहीं होगा परिवर्तन। विपक्ष पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। एक 165वें आयकर दिवस पर हुए कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, टैक्स प्रक्रिया में सरलता से आयकर संग्रह में हुई तेजी से वृद्धि। विभाग से भाषा को आसान बनाने का किया आग्रह। अमूल ने कायम किया पूरी दुनिया में दबदबा, हासिल की खास उपलब्धि। चुना गया विश्व का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड। कंपनी को मिली AAA+ रेटिंग। अमूल ने बताया, सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को लेकर देश भर में भारी उत्साह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, देश ने अंतरिक्ष में उपलब्धियों से जमाई अपनी धाक। अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप के लिए भी खुलेंगे अवसर के नए द्वार। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में पोलैंड पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे होने के मौके पर हो रही है। यह 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा है। वहीं पोलैंड पहुंचने पर बड़ी संख्या में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का उनके होटल के बाहर भव्य तरीके से स्वागत किया। प्रधानमंत्री पोलैंड के वॉर्सा के जिस होटल में ठहरे हैं वहां उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में भारतवंशी मौजूद रहे। उन्होंने इस दौरान उनके सम्मान में नारे भी लगाए। पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों का गर्मजोशी से अभिवादन स्वीकार किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड पहुंचे हैं और उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पोलैंड में रहने वाले जो भारतवासी हैं वो यहाँ मौजूद थे। आप देखें कि प्रधानमंत्री और उनकी माता की तस्वीर लेके पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री ने खुद साइन भी किया। आपको उम्मीद थी कि आप तस्वीरें लेके पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री पहुंचेंगे आपके पास? जरूर एक विश्वास था कि मोदी जी यहाँ पर आएंगे और उनकी माँ की ये तस्वीर वो प्यार से देखेंगे। उनकी आंखों में सारा कुछ सच दिख रहा था कि वो कितना प्यार करते हैं अपने माँ से। सो यही देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी वाइफ उनके लिए राखी भी लेके आए थे, उन्होंने वो राखी भी कबूल कर ली। तो हम दिल से बहुत उनका शुक्रिया करते हैं और हम पूरी दिल से हमें पूरा प्राउड है कि उन्होंने वो पोलैंड में आए, हम सबको प्राउड किया, हम सबको इतना समय दिया, हमारे साथ उन्होंने हाथ भी मिलाए और हम उनको देख के बहुत भावुक है। हम दिल के स्वागत करते हैं। आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री को जब आप अपने बीच में आप पाती हैं? तो वो बहुत भावुक हो गए थे कि हमारे भारतवासी इतने सारे उनको वेलकम करने आए हैं, तो उनको फेस से है ना वो झलक रही थी और उनका प्यार हमारे लिए दिख रहा था। तो थैंक यू सो मच मोदी जी और जय स्वामीनारायण। मैं इंडियन છીએ તો ગુજરાતીમાં વાત કરીશું કે મોદી આए તો એમ કે બહુ જ અમે એક્સાઇટેડ છીએ અમે અને બહુ જ કંઈક શબ્દોમાં કહી નહીં શકતા કે એમનું જે ફેસનું તેજ અને માય ગોડ વે સિરિયસલી એકદમ યાદગાર પળો છે જે અમે હવે યાદગાર રાખી શકીશું અમે। क्या आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री ने? उन्होंने आशीर्वाद दिया कि शी इज रियली क्यूट और उन्होंने पूछा कि उसका नाम क्या है। मैंने बोला उसका नाम हिया है और फिर उन्होंने उनका हाथ उनके सर पे रखा और बोला कि वेरी ब्यूटीफुल और फिर वो आगे बढ़े। एंड दिस इज वेरी वेरी ब्लेसफुल मोमेंट्स फॉर ऑल ऑफ अस। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है जो इसको मिली है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड और मैं इससे ज्यादा इसके लिए कुछ नहीं मांग सकती थी। उनकी ब्लेसिंग्स ही बहुत काफी है हमारे लिए। जो पोलैंड में भारत के जो लोग रह रहे हैं प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुंचे थे और बड़े गर्मजोशी के साथ इन्होंने स्वागत किया। प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाकर ये इतने प्रसन्न हैं जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे कि पूरे पोलैंड में 25,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं और वो बड़ी बेसब्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे थे। कैमरामैन एन शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, पोलैंड। तो प्रधानमंत्री का पोलैंड पहुंचने के बाद में आज महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का सिलसिला है। इससे जुड़ी तमाम खबरें और जो वहां से तस्वीरें आएंगी उसको हम आगे बुलेटिन में आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर रुख करते हो बात पश्चिम बंगाल से जुड़ी खबर की करते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के बाद से जहां उसके लिए इंसाफ को लेकर पूरा देश गुस्से में नजर आ रहा है, तो वहीं ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से भी गरमाया हुआ है। महिला सुरक्षा के नाम पर ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। इस बीच पश्चिम बंगाल में एक और घटना सामने आई जिसमें एक अन्य महिला का शत शव बरामद हुआ है, जिसको लेकर भाजपा ने टीएमसी सरकार पर फिर से जोरदार हमला बोला है। बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। उधर ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में सीबीआई तेजी से जांच में जुटी हुई है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले में न्याय की मांग को लेकर जहां एक वो डॉक्टर सड़कों पर मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं विपक्ष भी इस लड़ाई में शामिल हो गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक दिल दहला देने वाला वीडियो जारी किया है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के आनंदपुर का है, जहां झाड़ियों में एक महिला का छत विछत शव मिला है। शव की स्थिति को देखकर लग रहा है कि उसके साथ बड़ी क्रूरता की गई है। इसके बाद भाजपा ने राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर हमला और तेज कर दिया है। भाजपा का कहना है कि एक के बाद एक महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से साबित होता है कि ममता बनर्जी का प्रशासन पर नियंत्रण नहीं रह गया है। कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, वो दर्शाता है कि कोर्ट का, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ममता बनर्जी के सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर कोई फेथ नहीं है कि ममता बनर्जी के राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। एक के बाद एक जो घटना घट रही है, ये दर्शाता है कि ममता बनर्जी हैज़ नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। सो हमारी मांग है ममता बनर्जी को भी रिजाइन कर देना चाहिए। भाजपा नेता लॉकेट चटर्जी ने भी ममता सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि अगर वो न्याय नहीं दिला सकती हैं तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी हैं, लिहाजा उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूरा देश, पूरा पश्चिम बंगाल एक ही डिमांड है, जस्टिस।
अगर ममता बनर्जी जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं, उसको रिजाइन देना चाहिए। जो ममता बनर्जी ये पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है, जो ममता बनर्जी यहाँ का होम मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर है, जो ममता बनर्जी यहाँ का पुलिस का मिनिस्टर है, इसमें यही खुद का सरकार के विरुद्ध में रास्ते के ऊपर खड़ा हो गया। हम लोग चाहते हैं जस्टिस दो, नहीं तो रिजाइन दो। We want resignation of Mamata Banerjee. She should quit from her chair. She lost her credibility. उधर कोलकाता स्थित आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से छठे दिन भी सीबीआई की पूछताछ जारी रही। सूत्रों के अनुसार मामले में सीबीआई संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवा सकती है। संदीप घोष को पहली बार बीते गुरुवार को सीबीआई ने तलब किया था, लेकिन उस दिन वो हाजिर नहीं हुए। वहीं संदीप घोष को मामले में कोलकाता पुलिस ने भी तलब किया है। संदीप घोष पर बायोमेडिकल अपशिष्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात की है। शुक्रवार सुबह उस वक्त मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया जब चौथी मंजिल के सेमिनार हॉल से अर्धनग्न अवस्था में डॉक्टर का शव बरामद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस पूरी घटना के बाद जो कि 9 अगस्त को हुई थी, उसके बाद से कोलकाता ही नहीं, बंगाल ही नहीं, बल्कि पूरा देश गुस्से में नजर आ रहा है और इंसाफ मांग रहा है पीड़िता और उसके परिवार के लिए, और चाहता है कि ऐसी व्यवस्थाएं हों जहां पर फिर कभी एक ऐसी घटना ना होने पाए। इस महत्वपूर्ण विषय पर हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा हमारा विशेष भी है बंगाल में सरकार से उठता जनता का भरोसा, क्योंकि तमाम आम लोग, तमाम बुद्धिजीवी इस वक्त सड़क पर उतरे हुए हैं, बंगाल की सड़कों पर उतरे हुए हैं, कोलकाता की सड़कों पर उतरे हुए हैं और ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एक अविश्वास दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि न्याय मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा पीड़ित परिवारों को। बंगाल में सरकार से उठता जनता का भरोसा। हमारे साथ में खास मेहमान का पैनल जुड़ेगा। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में एडिटर राष्ट्रीय महानगर कोलकाता के प्रकाश चंदालिया जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। सर, स्वागत है। इसके अलावा कुछ राजनीतिक मेहमान भी बहुत जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। रुचिका अग्रवाल जी, जो कि प्रवक्ता भाजपा की हैं। इसके अलावा सोफिया खान, नेता टीएमसी की, हमारे साथ जुड़ेंगी। फिलहाल प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद है। प्रकाश जी, क्योंकि लगातार 13वां दिन हो गया है और अभी तक सीधे तौर पे कहा जाए तो कोई एक ऐसी बड़ी बात दिखाई नहीं पड़ती है जिसकी वजह से कहा जाए कि हाँ, पीड़िता या उसके परिवार को इंसाफ मिलता दिखाई पड़ रहा है। राजनीति भरपूर देखने को मिल रही है। राजनीति तो पहले दिन से हो रही है। तो मुश्किल क्या है कि जब एक बार आप झूठ बोलते हैं तो झूठ बोल पड़ते हैं। दर्शाना शुरू किया, उसके बाद आप उठा मामले में परिवार को इंतजार करवा और आनन फारन में उसका अंतिम संस्कार करवा दिया गया। जांच में लापरवाही बरती गई, एफआईआर देर से दर्ज की गई और जिस सेमिनार हॉल में ये पूरी घटना हुई है वहां पर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि सरकार आनन फानन पे वहां पर रिनोवेशन का काम करती है, उस दीवार को तोड़ने का काम करती है जिससे ये जो संतोष है सबसे बड़े अभियुक्त है। और आपने भी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया है कि संदीप घोष पर बहुत प्रकार के आरोप लग रहे हैं। बड़े बड़े डॉक्टर क्रेडिबिलिटी के लोग कह रहे हैं कि वो डॉक्टर के योग्य नहीं है। ऑर्थोपेडिक काउंसिल ने उनको अपनी सदस्यता से हटा दिया है। इस मेडिकल कॉलेज से, आरजी कर मेडिकल कॉलेज से जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, 4 घंटे के अंदर में राज्य सरकार ने उनको दूसरे मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल नियुक्त कर दिया। लेकिन वो इतना बड़ा अभियुक्त था तो सरकार के कान बंद थे, आंखें बंद थी। और आज जब इतना सब कुछ पूरे देश में, पूरे विश्व में, देश के बाहर में भी आंदोलन चल रहा है, तब सरकार उसकी आर्थिक भ्रष्टाचार का जांच करने के लिए एक नया एसआईटी का गठन किया है। सीबीआई की जांच होने के बाद लोगों का भरोसा बढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो उस मामले को छोटा संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो इसकी बहुत कड़ी निंदा की है राज्य सरकार की लापरवाहियों की, उसके बाद ऐसा हुआ है। आरेंद्र जी, इस सरकार की मुश्किल ये है कि जब भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो सरकार उसको दबाने की कोशिश करती है, उस पर झूठ का लपचपा लगा देती है। आपको संदेश खाली की घटना याद होगी सर, 1000 से अधिक महिलाएं सड़कों पर उतर मूल के नेताओं के खिलाफ उंगली उठाती हैं। कहते हैं पार्टी के कार्यालय में ला करके ये सारा अत्याचार होता था।
तृणमूल पार्टी ने उसको बचाने की कोशिश की। पार्क स्ट्रीट में घटना होती है तो कहा जाता है कि वो लड़की जो है उसके ऊपर में उंगली उठा दी गई। और अभी कुछ दिनों पहले, 1-1.5 महीना हुआ होगा, कि चोपड़ा नामक एक जगह यहाँ पर एक जिले के अंदर में, वहां पर एक लड़के और लड़की को रोड पर गिरा करके हाथ पैर बांध करके सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में तृणमूल नेता। बिल्कुल प्रकाश जी, आप जो बात कह रहे हैं ये अपने आप में सवाल ये है कि साहब सरकार डिनाइल मोड में क्यों रहती है। हमारे साथ में रोचिका अग्रवाल जी जुड़ गई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता, मैम स्वागत है। इसके अलावा सोफिया खान जी, नेता टीएमसी, हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोफिया जी, शुरुआत आपसे, क्योंकि लगातार घटनाक्रम हम देख रहे हैं और 13 दिन हो गए हैं, लेकिन इंसाफ को लेकर एक साफ तस्वीर दिखाई नहीं पड़ रही, बल्कि एक अविश्वास दिखाई पड़ रहा है, चाहे वो कोर्ट से हो, चाहे वो सड़कों पे हो, चाहे बंगाल की आम जनता के बीच हो, चाहे बंगाल के बुद्धिजीवियों के बीच में हो। यह अविश्वास क्यों हो रहा है ममता दीदी के खिलाफ? सोफिया जी नमस्कार आप सभी को। देखिए, सबसे पहले मैं फिर से एक बात कहूंगी कि ये बहुत ही दुखद घटना है जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते जो घटना घटी है। लेकिन अगर मैं बात करूं, अभी मेरे अपने काबिल दोस्त की मैं बात सुन रही थी तो उन्होंने बंगाल के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अगर वो बदलापुर और सहारनपुर और देहरादून और अन्य। सोफिया जी, बड़ा विनम्रता से आपको टोकना चाहूंगा। सोफिया जी, सोफिया जी, मेरी बातों को सोफिया जी, सोफिया जी, सोफिया जी, मैं बड़ा विनम्रता से आपको रोक रहा हूँ, बहुत विनम्रता से आपको रोक रहा हूँ। आप स्वयं एक महिला हैं और एक महिला के हुए अपराध, वो किसी भी जगह पे हो, किसी दूसरी जगह हुए अपराध की वजह से वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लॉजिक पे जी हाँ प्लीज, हाँ, क्योंकि वो मैसेज आ रहा है, आप दूसरे का गिना रही है तो ये मैसेज आ रहा है कि आपका जस्टिफाइड है। जी, मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत ही दुखद घटना है जिसके पास मेरे पास तो शब्द नहीं है। मैं एक महिला हूं, तो मेरे पास एक शब्द नहीं कि मैं यहाँ डिबेट पर आकर क्या कहूं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं वही उसी बात पर आ रही हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि अगर पूरे हिंदुस्तान में ये सारी चीजें हो रही हैं, ये औरतों के साथ जो घटना घट रही है, मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से ये जो पॉलिटिकल एंगल ना देकर हमें ये बैठकर सोचना पड़ेगा कि अगर 2 साल 4 साल और किंडरगार्टन की बच्चियों की अगर रेप हो रही है, एक डॉक्टर का रेप हो रहा है, हत्या हो रही है, तो हमें सोचने की जरूरत है कि बात ये बंगाल की नहीं है, बात महाराष्ट्र की नहीं है, बात गुजरात की नहीं है, बात यूपी की नहीं है, बात यहाँ हिंदुस्तान की महिलाओं की है। तो मुझे लगता है कि हमारे काबिल दोस्त को ये नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र की बेटी भी बेटी है, बंगाल की बेटी भी बेटी है, मणिपुर। सोफिया जी, राजनीति से इतर, सोफिया जी, राजनीति से इतर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को आप क्या राजनीतिक तरीके से लेंगे? जी, सोफिया जी, सोफिया जी, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को आप राजनीतिक कैसे कह सकती हैं? सोफिया जी, आप क्या सुन रही हैं मुझे, या सिर्फ आप अपनी बात रखने आई हैं? सोफिया जी, सोफिया जी, क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को भी आप राजनीतिक कहेंगी? उन्होंने क्या क्या नहीं कहा है कल, वो भी राजनीति से जोड़ेंगे उसको आप? एक बार फिर से बोलिए, मैं सुन नहीं पाई। क्या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कल बंगाल की पुलिस और बंगाल की सरकार और जो अस्पताल प्रशासन, उसके खिलाफ कही गई तमाम सख्त बातें, क्या वो भी राजनीति से प्रेरित हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक बहुत हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ कहा है तो हम लोग इसको नेगेटिव वे में नहीं ले रहे हैं, हम तो इनफैक्ट पॉजिटिव वे में ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इनफैक्ट फास्ट ट्रैक, यही हमारा डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट को फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करना चाहिए, जहां पर औरतों से। मैडम, वो बंगाल सरकार का राइट है कि वो वहां कर सकते हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को देखने की जरूरत नहीं। मैं आता हूं आपके पास में, रोचिका अग्रवाल जी हमारे साथ में बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। रोचिका जी, वो ये कह रहे हैं कि राजनीतिक तौर पे आप इस मामले को तूल दे रहे हैं और आपको सभी जगहों पर, या कहा जाए बीजेपी या एनडीए शासित राज्यों में हो रहे अपराधों, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों पर भी बोलना चाहिए, आप सिर्फ बंगाल के में हो रहे अपराध पे बोल रहे हैं। रोचिका जी। वंदे मातरम, मेरी सबको राम राम। देखिए, कितनी अजीब सी बात है कि अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में जो काम हो रहा है, जो कुकर्म हुआ है एक महिला डॉक्टर के साथ, उसकी अपनी सेफ प्लेस में जहां वो काम करती है, जहां वो पेशेंट की जान बचाने की कोशिश करती है, जहां पर उस जगह को जो सबसे ज्यादा सेफ जगह मानती है, और एक कॉन्फ्रेंस रूम, सेमिनार रूम जैसे जगह पर उसके साथ पहले बलात्कार होता है। अब एक ने किया है या अनेकों ने किया है, ये अभी तक इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, और उसके बाद वहां पर उसके निर्मम हत्या कर दी जाती है। उसके माँ बाप से उसको मिलने नहीं दिया जाता, माँ बाप को गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उसने सुसाइड कर लिया है, और उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करने में इतना देर होती है, और बाजी में आउट ऑफ द टर्न जब 2 बॉडीज ऑलरेडी
शमशान में क्रिमेशन लिए पेंडिंग थी, उसमें से आउट ऑफ द टर्न जाके जल्दबाजी में उसकी बॉडी को का क्रिमेशन कर दिया जाता है। ऐसे प्रदेश में जहां पर एक महिला मुख्यमंत्री है, सबसे ज्यादा वहां पर वो वुमेन की बात करते हैं, इतने सारे विमेन एमपीज हैं, नेता हैं, इतनी विमेन वहां पर टीएमसी में, उसके बावजूद पूरी कोशिश करी गई, हर तरीके से कोशिश करी गई, हर मुमकिन कोशिश इस इंसिडेंट को दबा दिया जाए, कवर अप कर दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी, गृह मंत्री ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी अपने ही गृह मंत्री ममता बनर्जी होने के साथ अपने सपोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ किस चीज के प्रोटेस्ट करती है? हमें इंसाफ चाहिए। किससे इंसाफ चाहिए भाई? आपकी सरकार, आपका प्रशासन, आपकी पुलिस, और पुलिस वहां पर सारे के सारे एविडेंस खत्म करने की कोशिश कर रही है। उस जगह को जो क्राइम सीन है उसे लॉक कर देना चाहिए, उसे सील कर देना चाहिए था। क्यों वहां पर अलाउ कर रहे थे आप फुटप्रिंट? 10 से ज्यादा फुटप्रिंट शुरुआत मिल गए और उसके बाद 7,000 से ज्यादा की वहां पर भीड़ आ जाती है। आप लोगों से इतना नहीं हो पाया कि वहां पर आप उसे संभाल सकते होते? क्यों कॉम्प्रोमाइज किया गया क्राइम सीन के साथ? क्यों शुरुआत में ही अगर आपसे नहीं हो रहा था तो सीबीआई के लिए पहले से रेकमेंड कर देते? क्यों मांगा आपने टाइम? सिर्फ इसलिए कि जिससे वहां पर उस क्राइम सीन को के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए, उसमें से सबूत जो है वो विध्वंस कर दिए जाए, खत्म कर दिया जाए, जो भी पॉसिबल एविडेंस मिल सकता था उसको। और उसके बाद आप लोग ये कहते हैं कि इस प्रदेश में ये और उस प्रदेश में वो। किसी भी और प्रदेश में अगर कुकर्म हो रहा है तो फौरन उस पर एफआईआर करी जा रही है, फौरन एक्शन लिया जा रहा है। पूरा प्रशासन जो है और पुलिस उस पर यही जरूरी है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध को हम बर्दाश्त ना करें, एक समाज के तौर पे और सरकार के तौर पे। प्रकाश जी, आपको लगता है कि शुरुआती बहुत हीला हवाली इतनी हो चुकी है कि अब चाहे पुलिस हो या फिर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार, बहुत से एविडेंस पब्लिक डोमेन में है जिसकी वजह से अब वो बच नहीं सकते हैं? सीधे तौर पर सवाल है और सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधे सीधे बहुत गंभीर सवाल खड़े किए हैं कल। आर्येंद्र जी, जब भी ऐसी घटना पश्चिम बंगाल में होती है, ये सरकार हमेशा डिनाइल मोड में रहती है। आपने सबसे पहला जो प्रश्न उठाया था बिल्कुल वाजिब है और मैं अपनी बहन सोफिया जी को बताना चाहूंगा कि एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे कि जब जब ऐसी घटना हुई उसको दबाने की कोशिश की गई है। अगर प्रशासन ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और जैसा कि रुचिका जी ने अभी कहा कि वही मुख्यमंत्री हैं, वही गृह मंत्री हैं, वही स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये पूरा घटनाक्रम इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ है। घटना एक अस्पताल में होती है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, मुख्यमंत्री के रूप में सर्वे सर्वा वो है, वो बंगाल के मुख्यमंत्री है। हाई कोर्ट 50 बार इस सरकार की नाकामियों को उजागर कर चुका है और बंगाल में जितनी भी इंक्वायरी चल रही है ईडी की और सीबीआई की, इस सब पर राज्य सरकार ने मनाही करती रही है, लेकिन राज्य सरकार की मनाही को हाई कोर्ट में मात मिली है और हाई कोर्ट के निर्देश पर चीजें होती हैं। और इस बार भी कल सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लेकर के इस मामले की गंभीरता को देखिए, सोफिया जी आप भी इस बात को समझिए, और हम बदलापुर की घटना को या हाथरस को या उन्नाव को कहीं छोटा नहीं कर रहे हैं। वो भी हमारी बहन बेटियां थी, वो भी हमारी अपनी है, लेकिन एक महिला, देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री होने के नाते महिलाओं के दर्द को महिला से ज्यादा कौन समझ सकता है? आज पूरा देश सड़कों पर उतरा हुआ है। और मुझे यह बताइए सोफिया जी कि आपकी पार्टी की 11 महिला सांसद हैं। सोफिया जी सिर्फ इतना बता दीजिए, किसी एक महिला ने उतर करके इसकी निंदा की है क्या? आज इस घटना को 13 दिन हो गए, आपकी एक भी महिला सांसद ने एक शब्द नहीं कहा है। इससे आपकी पार्टी और आपकी विचारधारा की गंभीरता का पता चलता है। ठीक है सोफिया जी, आता हूं प्रकाश जी आपके पास से। सोफिया जी, सवाल यही है कि बंगाल की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों पर जो लोग उतरे हुए बंगाल के ही लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने ममता दीदी को लगातार सत्ता दी है, लेकिन आज अगर वो विरोध कर रहे हैं, अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, तो उसको कुचलने की एक भावना क्यों दिखाई पड़ रही है? वो सुनते हुए क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कल कितने गंभीर सवाल खड़े किए हैं, उसको जी बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप टू द पॉइंट रहें तो बेहतर होगा। ममता बनर्जी खुद उन्होंने अपनी सारी सांसदों के साथ मिलकर, तृणमूल परिवार के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इसलिए किया, एक नंबर प्रोटेस्ट इसलिए किया ताकि हम चाहते थे, जब मैटर सीबीआई इसको सॉल्व नहीं कर रही थी, तो हम चाहते थे कि जल्द से जल्द ये मामला सामने आए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का
गठन हो ताकि जल्द से जल्द ये मैटर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और इंसाफ मिले। तो मेरा पहला जवाब ये था। दूसरा जवाब ये है कि ये कह रहे हैं कि बंगाल में महिलाएं जो है वो सुरक्षित नहीं है। देखिए, मैं अभी बैठकर सुन रही थी, रुचिका जी को भी मैं सुन रही थी। देखिए, अगर इनको औरतों की पड़ी होती ना तो ये कह रही हैं कि वर्क प्लेस डॉक्टर्स जो है वो सेफ नहीं है अपने वर्क प्लेस में। 100% इन्होंने सही कहा। लेकिन मैं एक बार फिर से कहूंगी, मुझे अच्छा लगता कि क्या वो छोटी बच्चियां जो है वो क्या अपने स्कूल में सुरक्षित थी जिनको रेप किया गया, जिनको मोलेस्ट किया गया। इसके बारे में मैं यहाँ मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है अगर आपकी जो अंदर से जो आपकी फिक्र है वो सारी महिलाओं के लिए एक समान होती है। अगर आप सिर्फ बंगाल में राजनीति कर रही है महिलाओं को लेकर, मैंने 11 सांसदों का प्रश्न उठाया है। 11 सांसदों में 11 महिला सांसदों में किसी के मुंह में आवाज नहीं है। सोफिया जी सवाल ये है, सोफिया जी सवाल ये है कि आखिर ममता दीदी को किसके इंतजार की जरूरत है? अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला देना है तो वो राज्य सरकार के हिस्से में है, वो कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इतने गंभीर सवाल खड़े किए हैं, एक एक चीज को पॉइंट आउट किया सुप्रीम कोर्ट ने। वो अपने आप में बताता कि क्या स्थिति है और विश्वास नहीं है राज्य की पुलिस पे, इसलिए सीआईएसएफ को लगाने की बात करी है। सबूतों से छेड़छाड़ को लेकर ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके की स्थिति दिखाई पड़ रही है। हालांकि रुचिका जी, क्योंकि ये पूरा मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है, तो निश्चित तौर से अब तो ममता दीदी कह रही हैं कि साहब सीबीआई के मसले का पूरा मामला है, अब तो केंद्र एक तरीके से इनडायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि वो केंद्र की एजेंसी है, तो क्यों नहीं जल्दी हो जाता है? अब तो वो ये कह रही हैं रुचिका जी। देखिए, अगर सीबीआई तो कर ही देगी और सीबीआई की जो अपनी इंटेलिजेंस है वो काम करेगी ही। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर सीबीआई ने सब कुछ करना है तो ममता बनर्जी वहां पर शासन क्यों कर रही है? हम लोगों को दे देना, कह दे पड़ेगी सेंट्रल एजेंसी काम करेंगी। हाथ की तो कुछ है नहीं, क्योंकि ना तो संदेश डाले कि महिलाओं को बचा पाते हैं। हम शहजाद शेख को वहां पर 55 दिन के लिए पूरा संरक्षण देने लगे रहते हैं। सोफिया जी, आ रहा हूं आपके पास, मैंने आपको मौका दिया पूरा बोलने के लिए, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए, मैं आता हूं आपके पास में। जी रुचिका जी, अपनी बात रखिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में पूरा मुगल राज चल रहा है। जितने क्रूरता और अत्याचार हो रहे हैं ना, वो बहुत आम बात हो गई है वहां पर। मैं कई सारे इंसिडेंट बता सकती हूँ। हावड़ा में महिला के साथ हिंसा की हुई और निर्वस्त्र करके घुमाया गया। कुछ बिहार में 32 साल की महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया। चोपड़ा का इंसिडेंट हम लोगों ने अभी देखा ही है, किस तरीके से वहां पर इस्लामी शरिया कानून के तहत उन्होंने जिस तरह से निर्वस्त्र करके वहां पीटा गया है पब्लिकली, इस तरीके से कई सारे इंसिडेंट बता सकती हूँ। ये इंसिडेंट्स वहां पर बंगाल में आम है। जिस तरह से संदेश थाली में 55 दिन तक शहजाद शेख को पूरा संरक्षण दिया, वो पुलिस वहां की बंगाल पुलिस उनको पूरा का पूरा सेफ कर रही थी कि वो ना पकड़ में आ जाए। अगर सभी चीज कोर्ट के थ्रू होनी है या सीबीआई के थ्रू होनी है या सेंट्रल एजेंसीज से करनी है, तो ये लोग वहां बैठे क्या कर रहे हैं? क्या सिर्फ वो जो सूटकेस भर भर के अगर आ रहे होंगे प्रिंसिपल को, जिसको रातों रात इन्होंने पहले तो रिजाइन करवा दिया, जिस मजबूरी में इसको हटाया, और फिर उसका प्रमोशन करके और बेटर जगह उसको अपॉइंट करा दिया। तो और वो जिस तरीके के ट्रेड्स में था, ऑर्गन के ट्रेड में था, यहाँ तक कि जो उसका रफिस निकलता था उस तक के ट्रेड में था। तो कौन कौन से सूटकेस भर भर के आते ममता बनर्जी के पास, ये पता होना चाहिए किस वजह से, किस दबाव में थी वो वहां पर कि वो वहां से प्रिंसिपल को हटा के उनको अपॉइंट करना पड़ा। और जो अभी मैंने बात करी, इनकी महिला नेत्रियां जो है वहां पर, ये पोस्ट है, ये पोस्ट है वहां पर, अगर आपको नजर आ रही हो, महुआ मित्रा जी की ये ट्वीट है, जिसमें वो जो हुआ है दुर्व्यवहार और जिस तरीके से उस बच्ची के साथ कुछ उसके हाथ पे तोड़े, उसके अंदर जिस तरीके का जितना सीमन मिला है उसको जस्टिफाई है। वो कह रही है नहीं इतना नहीं हुआ, सिर्फ इतना नहीं टूटा था, इतना सीमन इतना सारा नहीं मिला था, इतना ये नहीं हुआ था। तो इस तरीके की बातें लिख रहे हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं लिखा कि जो हुआ वो गलत हुआ। यहाँ तक कि बंगाल पुलिस कलकत्ता इंसिडेंट के बारे में जो लोग बोल रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं ना, यहाँ तक कि पत्रकार भी अगर लिख रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट लिख रहे हैं, तो उनको लीगल नोटिस भेज रही है, उनसे वो पोस्ट भी डिलीट करवा रही है, यहाँ तक कि अकाउंट तक भी करा रही है। ये कर रही है ममता सरकार और ममता बनर्जी की पुलिस। ये काम करना ठीक है। सोफिया जी मैं आता हूं रुचिका जी आपके पास में। सोफिया जी, सवाल ये है कि जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जी रुचिका जी मैं आता हूं आपके पास, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सोफिया जी, सरकार उनको भी दबाने की कोशिश कर रही है। तमाम ऐसे ऑडियो क्लिप्स भी
लोगों के पास में है, पब्लिक डोमेन में है, जो ये बताते हैं? किस प्रकार से लोगों को समन किया जा रहा है कि साहब आपने गलत जानकारी फैला रहे हैं? तो विरोध कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उस पे दमन करने की कोशिश भी ममता सरकार करती दिखाई पड़ रही है। ये तो नहीं है ना कानून का राज इस तरीके। जी, आम जनता जब विरोध करती है ना, तो वो आम जनता डॉक्टरों को नहीं मारेगी। आरजीकर हॉस्पिटल में घुसकर अगर आप डॉक्टरों को मार रहे हैं, अगर आप आम जनता को मार रहे हैं, आम जनता तो कभी ये काम नहीं करेगी वेंडलाइज करना या किसी भी तरीके से। ये देखिए, ये सारा यहाँ पर वाम फ्रंट और भाजपा, देखिए मैं बिल्कुल नहीं, अगर वाम दल और भाजपा कर रहे हैं तो ममता दीदी की पुलिस क्या कर रही है मैडम? घटना घटी है सोफिया जी, अगर वाम दल और बीजेपी ये कर पा रहे हैं तो पुलिस क्या कर रही है? महिला के नाते रस्तों पर हूँ, मैं खुद 2 हफ्ते से प्रोटेस्ट कर रही हूँ और मुझे भी चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ बंगाल में नहीं, पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं जो है वो सुरक्षित हो। मैं भी एक वर्किंग मदर हूँ, मैं भी एक वर्किंग महिला हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि रात में मैं घूमूं, लेकिन मैं रात में निकलूं, मैं अपने काम से निकलूं, मुझे कोई भी किसी भी तरीके की कोई अरे मैम, मेरा पॉइंटेड सवाल है, आप जवाब नहीं दे रही उस बात का। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ सोफिया जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूँ सोफिया जी, आपने कहा, सोफिया जी सुनिए प्लीज, सुनिए, आपकी सरकार है वहां पे, आप सुनिए जरा। आपने ये कहा कि वाम और बीजेपी कर रही है, तो अगर वाम दल और बीजेपी मिलकर इस प्रकार का वहां पे उपद्रव कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तो कानून व्यवस्था कहां है? पुलिस क्या कर रही है? आप ये कह रही हैं? को ये लोग पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आम जनता कभी भी नहीं, आपने कहा ना वेंडलाइज किया वहां अस्पताल में घुस के हिंसा की 7,000 लोगों ने, आपने सीधे आरोप लगाया। प्रकाश जी, क्योंकि क्या ये एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप करके ही मामला सुलझाने और दबाने की कोशिश हो रही है, या फिर इससे आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश होगी जहां पे महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें? प्रकाश जी। आर्येंद्र जी, मुझे सिर्फ 1 मिनट का समय दीजिएगा। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। सिर्फ कि एक तरफ केंद्र सरकार है जो संसद में महिलाओं के संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए बिल लेकर के आती है और पूरा देश उस पर तालियां बजाता है और सैल्यूट करता है, और दूसरी तरफ हमारी महिला मुख्यमंत्री के राज में महिलाओं की इसी तृणमूल पार्टी का एक सांसद, सोफिया जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, इन्हीं की पार्टी का एक सांसद कहता है, और अभी सोफिया जी ने कहा कि मैं भी स्वच्छंद रूप से रात को निकलना चाहती हूं, काम करना चाहती हूं। मैं सैल्यूट करता हूं सोफिया जी आपकी बात को, लेकिन आपके पार्टी का एक बड़ा नेता, क्या उसने इस बात को नहीं कहा है कि रात को महिलाओं को ड्यूटी नहीं मिलनी चाहिए, रात को महिलाओं को काम पर नहीं निकलना चाहिए, रात को महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए? ये ममता बनर्जी ने नहीं कहा। देखिए आपकी, मैं तब तक उसको अपना व्यक्तिगत विचार नहीं मानूंगा जब तक आपकी पार्टी की ओर से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ जाए। आज इस बयान को सोफिया जी प्लीज, सोफिया जी 3 दिनों से आपकी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। सोफिया जी, देखिए, मैं उसकी निंदा करती हूँ, जिसने भी ये बात कही है, वो तृणमूल हो, भाजपा, जो भी कोई हो, मैं उसकी निंदा करती हूँ। निंदा करने से काम नहीं बनेगा, काम बनेगा तब जब वहां पे जमीन पे न्याय मिलता नजर आएगा, और किसी विभत्स घटना को कम करके दिखाने की कोशिश सीधे तौर पे राजनीति से प्रेरित नजर आती है, क्योंकि कोई भी घटना छोटी नहीं हो सकती, किसी राज्य में हो वो छोटी नहीं हो सकती है। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले इस प्रकार की दरिंदगी को रोकना एक सभ्य समाज और सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, और इस पर मिलकर काम करने की जरूरत। फिलहाल बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी अनुमति दे रहा, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 480 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। कोलकाता में ट्रेनी महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के बाद से पूरे देश में डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है।
लोग पीड़िता के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन 9 अगस्त से जारी डॉक्टर्स के इन प्रदर्शन की वजह से तमाम शहरों में स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका खासा असर पड़ा है। दिल्ली हो, कोलकाता हो, इन जैसे तमाम बड़े शहरों में बड़े बड़े अस्पतालों में हड़ताल के चलते आम मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने हड़ताली डॉक्टर्स से काम पर वापस आने की अपील की है, लेकिन अभी तक प्रदर्शन खत्म हो इस प्रकार की स्थिति नजर नहीं आ रही। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के बाद देश भर में भारी आक्रोश है। रूह कपा देने वाली इस घटना के बाद देश भर के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल को लगभग 1 सप्ताह बीत चुका है। दिल्ली के एम्स, सफदरजंग समेत दूसरे बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर भी कोलकाता के डॉक्टरों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा पिछले कई दिनों से ओपीडी ठप है, सर्जरी रुकी हुई है, जांच संभव नहीं हो पा रही है। हड़ताल की मार मरीजों पर पड़ रही है। वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। दूर दराज के इलाकों से इलाज कराने आए लोगों को सबसे अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए ममता सरकार को कड़ी फटकार लगाने और सीबीआई को जांच की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने के अलावा हड़ताल को खत्म करने की भी अपील की थी। अदालत ने डॉक्टरों की सुरक्षा के आकलन के लिए टास्क फोर्स का भी गठन किया, जो 2 हफ्ते में अंतरिम और 3 महीने में फाइनल रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन डॉक्टरों पर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कोई असर पड़ता नहीं दिखाई दे रहा है, जिसका खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। पहले जल्दी हो जाता था काम, अब नहीं हो रहा। पहले 11-12 बजे तो हम फ्री हो जाते थे। हम डिब्रूगढ़ से आए हुए हैं, मतलब दिखाने के लिए 1 वीक पहले ही आए हुए हैं, बट अभी स्ट्राइक की वजह से हम दिखा नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। मेरे हिसाब से हर साल खत्म हो जाना चाहिए, इतना दिन नहीं होना चाहिए। एम्स में आए थे दिखाने, 1:30 बजे का अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर नहीं बैठने के कारण बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। प्रयागराज से हम दिखाने आए हैं। ये आम जनमानस के साथ तकलीफदेह कार्य है और इसको निश्चित रूप से जनहित में डॉक्टर लोगों को बंद करना चाहिए, काम पर लौटना चाहिए। इस बीच एम्स प्रशासन ने रेजिडेंट डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त कर वापस काम पर लौटने की अपील की है। एम्स के स्वास्थ्य कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए डीन की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। प्रशासन ने अपने पत्र में कहा है कि एम्स परिवार देश भर के सभी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा का पक्षधर है। भारत सरकार भी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इधर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का भी यही हाल है। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल हैं। हड़ताल कर रखे हैं, यहाँ ओपीडी में आए दिखा नहीं रहे हैं। इमरजेंसी में दिखा दो, बोले 6 फ्लोर पर ले जाओ, वहाँ पे भी नहीं है डॉक्टर। हम लोग आए तो डॉक्टर देखे, लेकिन वो देखने से मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं स्ट्राइक चल रहा है तो हम नहीं देखेंगे। स्ट्राइक नहीं टूटेगी तो डिलीवरी वगैरह नहीं होगी यहाँ पे। हड़ताल पे डॉक्टर साहब है। तीन दिन से मैं फिर के जा रहा हूँ। मैंने 1 हफ्ता में 3 दिन फिर गया मैं। 5 तारीख से चक्कर काट रहा हूँ। 9 तारीख से डॉक्टरों, सीनियर डॉक्टर सारे हड़ताल पे चले गए। हमें एक्चुअली डेट भी नहीं मिल रहा है कि आपको कितनी तारीख को डेट आना है। उधर मामले में इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भी बड़ी संख्या में डॉक्टर सड़क पर उतरे और प्रदर्शनकारियों ने मामले की निष्पक्ष जांच और डॉक्टरों की सुरक्षा की मांग की। डॉक्टरों ने सीबीआई कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर भी डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कोलकाता के राष्ट्रीय होम्यो संस्थान के डॉक्टर्स भी मेडिकल डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाते हुए कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ट्रेनी डॉक्टर जिसकी रेप और हत्या हुई उसको इंसाफ मिलना ज़रूरी है, लेकिन उसकी वजह से जो हड़ताल हो रही है उसकी वजह से देश भर के तमाम अस्पतालों में आम मरीजों को मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में क्या इस वक्त स्थिति है, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नितेंद्र सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, इस वक्त आपकी मौजूदगी किस अस्पताल के बाहर है, एक तो वो, दूसरा ये कि किस तरीके से लगातार ये दिक्कतें अब मरीजों की बढ़ती शुरू होती दिखाई पड़ रही, क्योंकि अब 13 दिन हो गए इस हड़ताल को लेकर। निश्चित तौर पे अरिंद, इस वक्त मैं आरएमएल अस्पताल में हूँ, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जो केंद्र सरकार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बड़ा अस्पताल है, उसके बाहर मैं खड़ा हूँ।
और अगर थोड़ी देर पहले एम्स ने एक अपडेट किया है और उसमें यह बताया गया है कि आज सिर्फ 10% ही सर्जरी हुई है, यानी 90% सर्जरी की गिरावट है। साथ ही साथ 65% गिरावट ओपीडी में है, यानी सिर्फ 35% ओपीडी में मरीज देखे गए हैं। और कमोबेश यही स्थिति जितने भी दिल्ली के बड़े अस्पताल हैं उनकी है। और हर दिन हम बता रहे हैं कि जो आरएमएल हो या फिर सफदरजंग हो या फिर एम्स हो, 10 से 15 हजार लोग ओपीडी में दिखाने आते हैं हर दिन। अगर पूरे दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की बात करें तो कम से कम 50 से 60 हजार, इससे भी कहीं अधिक संख्या होती है हर दिन ओपीडी में दिखाने की। और उनमें अगर इस तरह की गिरावट है तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। अगर एम्स की ही बात कर लें तो अगर 10% सर्जरी हो रही है और कोई भी व्यक्ति 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कोई साल भर का वेटिंग के बाद जो उसको डेट मिलता है सर्जरी का, अगर उनकी आज सर्जरी नहीं होती है तो वो कब डेट मिलेगी? वो गंभीर बीमारी से अगर दिल के मरीज हो, कैंसर के मरीज हो या किडनी के मरीज हो या बाकी दूसरे जो गंभीर बीमारियां उनके पेशेंट है और उनकी सर्जरी नहीं हो रही है तो उनका क्या हाल होगा, ये भी देखने की बात है। लोग दूर दूर से आते हैं, कोई असम से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, यहाँ पर होटल लेकर के लोग रह रहे हैं, एक हफ्ते से रह रहे हैं, उनको पता नहीं चल पा रहा कि कब हड़ताल खत्म होगी और कब उनका इलाज शुरू होगा, जो हमने अपने स्टोरी में भी दिखाई है। तो ये स्थिति बनी हुई है। मरीजों का ये कहना है कि जरूर डॉक्टर के साथ सिंपैथी है, लेकिन अब बहुत हो चुका, अब काम पे लौटने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी बात सुनी गई और उन्होंने भी कुछ डायरेक्शन दिए। केंद्र सरकार विचार कर रही है, अस्पताल प्रशासन उनके मामलों पर विचार कर, लेकिन अब उनको वापस आना है मरीजों के हित को देखते हुए। तो निश्चित तौर पर मरीज बहुत परेशान है, उनकी परेशानी बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि गंभीर रूप से बीमार लोग अगर मर रहे हैं, उसका आंकड़ा भी हमारे पास नहीं आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पे इनमें इस दौरान कई लोगों की जान गई होगी, क्योंकि सर्जरी इतनी इंपॉर्टेंट है। कई बीमारियों की अगर समय पे नहीं होगी तो मरीज की जान जा सकती है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधा निश्चित तौर पे प्रभावित हुई है और मरीज बहुत परेशान है। नितेंद्र, एक और महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट को कल हमने सुना कि यह हड़ताल वापस करने की अपील उन्होंने डॉक्टर्स के साथ में की, उसी तरीके से हमने देखा कि स्वास्थ्य मंत्रालय हो या तमाम अन्य फोरम्स हो, उन सब ने डॉक्टरों से अपील की कि साहब अपनी हड़ताल खत्म कर दीजिए, मरीजों की चिंता को ध्यान में रखते हुए बाकी जो प्रयास है वो लगातार किए जाते रहे चाहिए। एक तरीके से हड़ताल वापसी को लेकर जो बातचीत चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास में? देखिए, आपसे थोड़ी देर पहले करीब 4 बजे से आईएमए हेडक्वार्टर में जितने भी दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर थे उनकी बैठक हुई थी। 2-2.5 घंटे वो बैठक चली। बैठक के बाद ये नतीजा निकला कि आपसे थोड़ी देर बाद जितनी भी गवर्निंग बॉडी है रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अलग अलग अस्पतालों की, उनकी एक बैठक होने वाली है। वो वर्चुअल बैठक भी होगी जिसमें देश भर के जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर के एसोसिएशन है वो इसमें शामिल होंगे और उसके बाद वो लोग इस पर विचार करेंगे कि आगे क्या करना है, क्योंकि सबकी निगाह डॉक्टरों के भी, रेजिडेंट डॉक्टरों की भी निगाह है कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर या फिर ऑब्जर्वेशन पे कि कैसे सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट सौंपती है और सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें आगे डायरेक्शन देता है, उस पर निगाह टिकी हुई है। तो मुझे जो लग रहा है कि जो डॉक्टर कल का जरूर सुप्रीम कोर्ट का रुख देखना चाहेंगे कि उससे क्या आगे नतीजा निकलता है और उसके बाद ही ये तय करेंगे कि आगे उनको स्ट्राइक आगे रखना है या फिर स्ट्राइक में कहीं और तब्दीली करनी है। क्योंकि ये भी एक बात सुनने को मिल रही है कि अगर हमारी बातों को, जो 3 उनके प्रमुख मांग है जिसमें केंद्रीय कानून की वो बात कर रहे हैं, सबसे प्रमुख मांग वही है कि अब केंद्रीय कानून जरूर लाया जाए। दूसरा है कि अस्पतालों में जो व्यवस्था हो, चाहे वो ड्यूटी रूम की हो या फिर ड्यूटी आवर्स की हो या फिर जो ब्लैक स्पॉट है या फिर लाइटिंग की सुविधा हो, वो सुविधाओं को लेकर के उनकी मांग, वो भी मांग है। और दूसरे जो सुरक्षा को लेकर के जो सबसे बड़ा कंसर्न है उनका, बार बार ये कहना है कि बार बार हादसे हो रहे हैं, हमारे साथ हमारे कई साथी इसमें मारे गए हैं, तो हम अब आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो केंद्रीय कानून एक बहुत बड़ा इशू है उनके लिए और वो कल का रुख देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद ये तय करेंगे। तो अगले 2 दिन तो मुझे इसमें कोई बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है कि हड़ताल में कोई तब्दीली होगी। हड़ताल अभी जारी है और कल के रुख के बाद ही, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद ही पता चलेगा कि आगे ये लोग किस तरह का रुख लेते हैं। नितेंद्र, लेकिन जो आम मरीजों की तमाम शहरों में, तमाम अस्पतालों में जो परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, उसके प्रति भी एक संवेदनशील भावना रखते हुए डॉक्टर्स ने, आपने तमाम डॉक्टर से बातचीत भी की है, उसको लेकर उनका क्या कहना है कि साहब जो ये परेशानियां हो रही हैं कम से कम वो परेशानियां तो कम हो, भले ही ठीक है आपकी लड़ाई जायज़ है, वाकई में होना चाहिए, लेकिन ये परेशानियों के लिए कैसे कमी लाई जाए?
देखिए जो IMA में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तो मैंने ये सवाल किया था और डॉक्टर से यही कहा था कि मेरी दिन भर मरीजों से बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि हम लोग परेशान हैं और हमें अब डॉक्टर को वापस आना चाहिए। तो वो लोग काफ़ी एग्रेसिव हो गए और उनका ये कहना था कि आप किस चैनल से बिलोंग करते हैं। पहला तो सवाल उनका ये था कि आप किस चैनल से बिलोंग करते हैं। दूसरी बात ये थी कि हम लोग मरीजों को परेशान नहीं कर रहे हैं, हमारी जो बाकी टीम है वो इमरजेंसी में सर्विस दे रही है या फिर सर्जरी में भी सर्विस दे रही है। लेकिन मैंने कहा कि जो मरीज है उनके अगर ग्राउंड की बात करें, उनका ये कहना है कि वहाँ पर सफ़र कर रहे हैं मरीज। अगर अस्पतालों में आप जाएँ, चाहे एम्स की बात हो, सफदरजंग की बात हो, आए दिन खचाखच भीड़ रहता है, पैर रखने की जगह नहीं होती है। आज मैं तीनों अस्पताल में गया हूं, आप आसानी से देख सकते थे कितना खाली था, सीट खाली थे, लोग बहुत कम थे। तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। उनका ये मानना है कि हम मरीजों के बात का, सुरक्षा का या फिर उनकी जो देखभाल का है वो ख्याल रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न हमारे लिए सुरक्षा है और सुरक्षा के मुद्दे पर हम आगे अभी नहीं झुकेंगे। सरकार से उनकी नाराजगी है कि सरकार मेरी बात को सुन नहीं रही है। केंद्रीय कानून जो सबसे बड़ा उनके लिए मुद्दा बना हुआ है उसको वो लागू करने की या फिर सरकार से आश्वासन चाह रहे हैं कि इस पे वो आगे कार्रवाई करे सरकार। बिल्कुल, और ये कार्रवाई होनी भी चाहिए, लेकिन बीच का रास्ता ऐसे निकले कम से कम मरीजों की परेशानियां भी कम हो। फिलहाल शुक्रिया नितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। 9 राज्यों में हो रहे राज्यसभा के उपचुनाव के लिए नामांकन का काम खत्म हो गया। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी, जबकि उम्मीदवार 27 अगस्त तक अपना नामांकन वापस भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर चुनाव की स्थिति होनी तो 3 सितंबर को वोटिंग होगी और उसी दिन मतगणना भी होगी और पता लगेगा कि कौन जीता है राज्यसभा के इन चुनाव में। 9 राज्यों से राज्यसभा की 12 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया। नामांकन के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर मध्य प्रदेश से राज्यसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहे। कुर्मी समुदाय के प्रमुख नेता ममता मोहंता ने ओडिशा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और कई सांसद और विधायक ममता मोहंता के साथ थे। असम से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार रामेश्वर तेली और मिशन रंजन दास ने भी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। Express my gratitude to the Prime Minister Modi ji and the central BJP leadership, Madhya Pradesh Mukhyamantri Mohan Yadav ji, our VD Sharma ji and entire leadership of Madhya Pradesh for suggesting my name and nominating my name to the Rajya Sabha. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो और हमारे जो केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री जी जो है अमित शाह जी को, एवं हमारे जो नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी डेवलपमेंट मेरे जिला और मेरे राज्यवासी का सबका मैं दावी को उपस्थापन करूंगी। जो समस्या है उसको लेकर मैं राज्यसभा में उपस्थापन करूंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र ने भी राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत एनडीए के कई नेता उपस्थित रहे। भाजपा नेता किरण चौधरी ने हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राजस्थान से राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। एनडीए के सभी नेताओं का धन्यवाद, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा साहब,
सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। नई जवाबदेही मिलने जा रही है, उस जवाबदेही का निर्वहन बिहार के इंटरेस्ट में, लोगों के इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में पूरी मजबूती से की जाएगी। भाजपा का पूरा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, हमारे जो हैं होम मिनिस्टर हमारे मनोहर लाल जी, साथ के साथ हमारे जो हैं नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमारे सीएम साहब और जो अन्य विधायकों ने आकर जो मुझे समर्थन दिया है, तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। देश के प्रधानमंत्री, उनका, मेरे देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनकी ब्लेसिंग, और नड्डा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उनका, और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब राजस्थान के, हमारे प्रधान जी, और हमारी सारी कैबिनेट के मिनिस्टर्स और जितने बीजेपी के एमएलए सामान, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने मुझे मौका दिया। त्रिपुरा से बीजेपी उम्मीदवार राजीव भट्टाचार्य ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी, जबकि उम्मीदवार 27 अगस्त तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। इसके बाद अगर चुनाव की स्थिति बनी तो 3 सितंबर को ही मतदान और उसके बाद मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरीदाबाद के जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय YMCA में आयोजित 5वें दीक्षांत समारोह में आज वो शामिल हुई। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 2023 में डिग्री पूरी करने वाले 1536 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। इसके अलावा समारोह में 2 मेधावी छात्रों को राज्यपाल कुलाधिपति स्वर्ण और मुख्यमंत्री स्वर्ण प्रदान किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी बेटियां लगातार आगे बढ़ रही हैं। दीक्षांत समारोह का दिन हर विद्यार्थी के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर होता है। इस दिन आपको आपके कई वर्षों का परिश्रम का फल प्राप्त होता है और आप अपने करियर के नए चरण में प्रवेश करते हैं। आज PhD की उपाधि प्राप्त करने वाले 13 शोधार्थियों में 8 छात्राएं हैं। ये वर्ष की बात है कि उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयकर विभाग का 165वां दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी मौजूद रहे। इस अवसर पर आयकर विभाग में उत्तम कार्य करने के लिए पुरस्कार भी प्रदान किए गए। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि आज टैक्स कलेक्शन में प्रत्यक्ष रूप से किसी की मौजूदगी नहीं है, इसलिए आज टैक्स देने वालों का विभाग ने बड़ा भरोसा हासिल किया है। आज टैक्स प्रक्रिया में जो सरलता आई है, उससे टैक्स कलेक्शन में तेजी से वृद्धि हुई है, जिससे देश के विकास को गति मिली है। Direct taxation is very clearly understanding the requirement of the people and giving them a flexible way of transitioning towards a simpler, easier and easy to comply system. So the transition is more on the principle of nudge rather than this is it, you take it, or else I'm sorry, you have to comply and there's no alternative. That's not the approach our government has taken. Prime Minister Modi has been very clear from the beginning that we need to provide simpler system. We need to make it easy to comply. We also have to continuously show reduction in the rate. This budget 24-25 I have made very clear statements that there shall be 4 major objectives that we like to reach. Simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty and reduce litigation. और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से, या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है
इन्हीं से सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद अब बात करते हैं ब्रांड भारत की। भारत के जो उत्पाद हैं वो दुनिया या कहा जाए वैश्विक बाजार में अपनी मौजूदगी बेहतरी से दिखाएं, इसको लेकर मोदी सरकार लगातार बीते एक दशक से काम कर रही है। भारत की कंपनी अमूल ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। दुनिया के सबसे भरोसेमंद वैश्विक खाद्य ब्रांड के तौर पर अमूल ने अपनी पहचान बनाई और नंबर 1 उसने रेटिंग हासिल की है। AAA+ एक तरीके से अमूल को मिला है और खाद्य ब्रांड के तौर पे सबसे ज़्यादा उसको स्वीकार्यता मिली है। तो ये दिखाता है कि कैसे भारत लगातार क्वालिटी के मोर्चे पर भी एक विश्वसनीयता के साथ में विश्व बाजार में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। किस प्रकार से अमूल ने इस उपलब्धि को हासिल किया, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने, लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, अमूल यानी बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल फरवरी में अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में अमूल की जिन उपलब्धियों का जिक्र किया था उसका लोहा अब दुनिया ने भी मान लिया है। ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड बताया गया है। 91 के ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स स्कोर और $3.3 बिलियन के मूल्यांकन के साथ अमूल ने साल 2023 से ब्रांड वैल्यू में 11% की बढ़ोतरी हासिल की। डेयरी बाजार में कंपनी के और इस वक्त हमको पोलैंड से कुछ तस्वीरें मिल रही हैं प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी, उनका हम की ओर रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉर्सा में जाम साहब नवानगर स्मारक का दौरा किया है। ये स्मारक पोलिश सरकार द्वारा गुजरात के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी के सम्मान में बनाया गया है। गुजरात के नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा ने व्यक्तिगत जोखिम उठाते हुए 1942 से 1946 के दौरान स्टालिन के साइबेरिया में युद्धग्रस्त कब्जे वाले पोलैंड और सोवियत शिविरों से लगभग 1000 पोलिश बच्चों की रक्षा की थी और इसी वजह से पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक को बनाया है, जहां पर आज प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, जहां पे वॉर्सा में जाम साहब नवानगर स्मारक पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और श्रद्धांजलि दी है। और ये भारत और पोलैंड के बीच में जो आपसी रिश्ते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के समय के उन गहराइयों को दिखाते हैं कि कैसे उस वक्त के तमाम पोलैंड के जो लोग थे उनकी रक्षा करने के लिए जामनगर के उस वक्त के जो शासक थे उन्होंने अपनी एक पहल की और इस वजह से उनके सम्मान में वॉर्सा में ये पोलैंड में ये स्मारक बनाया गया है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान यहाँ पहुँचे हैं और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 31 अक्टूबर 2014 को पोलैंड के वॉर्सा में ओटाचा जिले के गुड महाराजा चौक पर नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह जी जडेजा की याद में ये स्मारक का अनावरण किया गया। और ये अपने आप में बताता है, दिखाता है कि किस तरीके से भारत और पोलैंड के बीच जो दशकों पुराने रिश्ते हैं उसकी गहराइयाँ, उसका आधार किस प्रकार का है। और ये बहुत महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री के दौरे की एक तरीके से जब शुरुआत हुई है तो दशकों पुराने जो संबंधों का आधार है उसका एक तरीके से प्रधानमंत्री के द्वारा उस पर जेस्चर दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वॉर्सा में जाम साहब नवानगर स्मारक पर और प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है और ये दिखाता है। और ये स्मारक पे यहाँ पे तमाम बातें भी अंकित हैं और इसके तहत यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैसे उस वक्त 1940 के दशक में जो स्थिति हुई, पैदा हुई, वहाँ पर उन्होंने मदद की। 1942 में जाम साहब ने एक तरीके से पोलिश बच्चों का शिविर स्थापित किया, उसमें किंडरगार्टन, स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय जैसी सुविधाएं भी बनाई। न सिर्फ आश्रय दिया बल्कि उनकी बेहतरी के लिए तमाम प्रकार के स्कूल और अन्य व्यवस्थाओं का भी इंतजाम किया बच्चों के लिए।
ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में कैसे भारत जब कहता है वसुधैव कुटुंबकम की बात, तो वो सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि वो करके दिखाने के लिए भी है। और दशकों पहले ये उदाहरण एक तरीके से जामनगर के उस वक्त के राजा साहब ने ये करके दिखाया और आज ये महत्वपूर्ण पड़ाव दिखाई पड़ता है जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वॉर्सा पोलैंड में और उन्होंने वहां पर जाम साहब नवानगर स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित की है। जाम साहब जिनके बारे में जिक्र हो रहा है, उनका एक तरीके से जन्म की अगर बात की जाए तो 1895 में सरोदा में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने राजकुमार कॉलेज, मॉलवर्न कॉलेज और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से शिक्षा प्राप्त की थी। उनका प्रारंभिक करियर सेना में सैन्य अधिकारी के तौर में शुरू हुआ था। उन्होंने 1919 में ब्रिटिश सेना में सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्ति पाई थी और उन्होंने 125वीं नेपियर राइफल्स, जो कि बाद में राजपूताना राइफल्स के रूप में जानी गई, उसमें अपनी सेवाएं दी थीं। अपने 2 दशक के सैन्य कैरियर में वो रैंकों से ऊपर उठते हुए और भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल की मानद रैंक तक उन्होंने हासिल की थी। यानी ऐसे व्यक्तित्व के धनी जडेजा साहब जिनके याद में उनके योगदान को लेकर वॉर्सा पोलैंड में ये स्मारक बनाया गया है। और 1942 में जाम साहब ने जामनगर बलाचड़ी में एक समर्पित पोलिश बच्चों का शिविर स्थापित किया था, जो वहाँ के उस समय बच्चों की मदद के लिए था, जिसमें किंडरगार्टन, स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी वगैरह तमाम इंतजाम किए गए थे। गुजरात के नवानगर में जाम साहब दिग्विजय सिंह जी, रणजीत सिंह ने व्यक्तिगत जोखिम उठा के, यानी कि उनको खुद इस बात को लेकर एक तरीके से कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी उन्होंने वो जोखिम उठाया और 1942 से लेकर 1946 यानी कि करीब 4 साल के वक्त के दौरान स्टालिन के साइबेरिया में युद्धग्रस्त कब्जे वाले पोलैंड और सोवियत शिविरों से लगभग 1000 पोलिश बच्चों की रक्षा की थी और उनके लिए तमाम प्रकार के इंतजाम किए थे। और उन इंतजामों की वजह से ही जो पोलैंड की सरकार है उसने 31 अक्टूबर 2014 को वॉर्सा के अटोचा ज़िले के गुड महाराजा चौक पर नवानगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह जी की, रणजीत सिंह जी की याद में एक स्मारक का अनावरण भी किया था। तो ये भारत और पोलैंड के रिश्तों को दर्शाता है। और यहाँ पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो वहां पर कई भारतीय समुदाय के लोग भी पीछे तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद करने के लिए और प्रधानमंत्री भी इस स्मारक पर पहुंचे। उन्होंने एक तरीके से श्रद्धांजलि दी और 140 करोड़ भारतीयों की ओर से दोनों देशों के संबंधों को एक आधार देने का काम करने वाले इस स्मारक और उसके याद में एक तरीके से ये सम्मान भी बेहद महत्वपूर्ण है। जब 2 देशों की यात्रा में पहले पड़ाव पर प्रधानमंत्री पोलैंड वॉर्सा पहुंचे हैं, तो अब उनकी यात्रा की जब शुरुआत हुई है तो सबसे पहले पड़ाव के तौर पर इस स्मारक पर जाना और वहां पर अपनी श्रद्धांजलि देना, ये भारत के द्वारा पोलैंड के लोगों के प्रति अपने दोस्ताना संबंधों को भी दर्शाता और ये बताता है कि कैसे ये बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव और यहाँ से प्रधानमंत्री के अधिकृत दौरे की एक तरीके से शुरुआत होगी। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री 2 अन्य स्मारकों पर भी जाएंगे, जिसमें मॉन्टे कैसीनो भी स्मारक भी है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय तमाम जिन जवानों ने अपनी जान गंवाई थी उनको भी श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री देंगे। इसके अलावा कोल्हापुर परिवार का तौर पे जो स्मारक है वहां पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो ये अपने आप में भारत और पोलैंड के संबंधों के इतिहास से बेहद महत्वपूर्ण, करीब 70 साल का राजनीतिक संबंधों का इतिहास अब समय भारत पूरा कर रहा है और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 45 वर्षों के बाद ये पहली यात्रा 1979 में उस वक्त के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी पोलैंड गए थे और 1979 के बाद अब 45 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंचा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड यात्रा 4.5 दशक के बाद हो रही है। तो ऐसे में दोनों देशों के संबंधों में नई ऊर्जा आना, एक गर्माहट आना ये स्वाभाविक है और ये दर्शाता है कि अब नए क्षेत्रों में दोनों देशों के सहयोग को बढ़ावा मिलता नजर आएगा। और अगर बात की जाए तो यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के तौर पर भी पोलैंड और भारत के तमाम बेहतरीन संबंध हैं और कई नए क्षेत्रों की बीते कुछ वर्षों में तलाश हुई है जहां पर सहयोग को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की वॉर्सा पोलैंड की, जो कि वॉर्सा राजधानी है पोलैंड की, वहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और जहां पर जाम साहब नवानगर स्मारक में प्रधानमंत्री का पहुंचना, श्रद्धांजलि देना और ये दिखाना, बताना कि कैसे भारत और पोलैंड की मित्रता दशकों पुरानी है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी